आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है झंडारोहण करना चाहूंगा। जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे छत्रपति ताऊ जी महाराज की कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वो संबोधन करके हम लोगों को अनुरोध करें। माननीय कुलपति जी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का पूरा परिवार जो आज यहाँ हमारे देश के 72nd रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर एकत्रित है, मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रश्न ये उठता है कि गणतंत्र दिवस है क्या? आप बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि वो दिवस है जिस दिन हमारा संविधान बना, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हम सभी जानते हैं कि हमारा एक ये कॉन्स्टिट्यूशन है। यदि हम देखें अक्रॉस द ग्लोब तो हमारा ही एक ऐसा संविधान है भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और जिसे हम कहते हैं कि विकसित देश है अमेरिका, उसमें 7 अनुच्छेद हैं। वो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। हर देश अपने हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। हमारे देश का भी संविधान 26 नवंबर सन 1949 में ये बना और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 से ये क्रियान्वयन होना शुरू हुआ। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा संविधान क्या है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी बात आगे बढ़ाती हूं। 25 जनवरी का दिन पूरा महाविद्यालय, स्कूल की बात कर रही हूं, पूरा महाविद्यालय 26 जनवरी की तैयारी में लगा हुआ है। कुछ कार्यक्रम होना है, कुछ नाच गाने होने हैं। 2 बच्चों ने अपने टीचर से पूछा कि सर हमें कुछ कलर ड्रेसेस बाजार से लानी है, क्या हम ले आएं? सर ने भी कह दिया हाँ ठीक है जाओ ले आओ। थोड़ी देर बाद वो दोनों बच्चे वापस आए। प्राचार्य महोदय बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने बच्चों को रोका कि कहाँ गए थे भाई? बोले कि हम सर से पूछ के गए थे। वो मैं कहा ठीक है सर से पूछ के गए थे, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम क्यों गए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि तुम कहाँ गए। बोले सर हम बाजार गए थे और बाजार जाकर हम कल की तैयारी के लिए सामान लाए हैं। बोले बहुत अच्छा किया, तुम किस पर गए थे? बाइक से उतरे थे दोनों बच्चे। तो बोले कि सर हम ये बाइक से गए थे। ये बाइक किसकी है? बोले ये गार्ड भैया की है। हमने गार्ड भैया से कहा हमें बाइक दे दीजिए और हम जाकर सामान ले आए। तो प्राचार्य ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इस उम्र में बाइक नहीं चलानी है? क्या तुम्हें मालूम है कि यदि गलतीवश तुम बाइक लेकर भी गए
तो तुम्हें बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना मना है। यही हमारा संविधान है जो हमें नियम बताता है, हमें कानून बताता है और कहता है कि हर भारतवासी इन्हें फॉलो करें, इनका अनुपालन करें। इतना बड़ा हमारा संविधान होते हुए यदि हम अपने संविधान को भूल जाएं और उसका पालन न करें तो हम एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे नागरिक कहलाने के काबिल न होंगे। मैं, आपको मालूम है, सन 2018 से इस विश्वविद्यालय में हूं। अक्सर मेरे मन में विचार उठता था कि क्या हमें अपने संविधान के बारे में जानकारी है। हमारे बच्चों को भी मुझे लगता है कि इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैंने हमारे लॉ विभाग के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर भटनागर, उनसे अनुरोध किया कि क्यों ना कम से कम हम एक बैनर लगाकर अपने मेन एंट्रेंस पर अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश तो करें। हर बच्चा जब कैंपस में घुसेगा थोड़ा तो पढ़ेगा कि हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, संविधान में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और दूसरे हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं। दोनों चीजें, एक तरफ जब हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कुछ करने के लिए, दूसरी तरफ हमें हमारे कर्तव्य बोध का भी ध्यान दिलाता है। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या क्या हमारे पास अधिकार हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं जो हमें अपने देश के लिए करने हैं। इसी क्रम में मैंने प्रोफेसर भटनागर से भी अनुरोध किया है कि आज, क्योंकि वो एक लीगल एक्सपर्ट हैं, वो आपके सामने कुछ मिनटों में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में भी आपके साथ अपनी नॉलेज को भारतीय संविधान के बारे में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम आज से चले जाइए 1947 से पहले, उस समय में जब हम आजाद नहीं थे, हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर भी आप अगर ले लीजिए जिसको पिंजरे में हम बंद करके रखते हैं, वो सिर्फ खुले आसमान की तरफ देखता है, कहता है काश मैं भी इस पिंजरे से निकलकर बाहर उड़ सकता। ये होती है आजादी। आज जब हम आजाद हैं तो हम शायद भूल जाते हैं कि आजाद होने की अहमियत क्या है। हमें अपनी आजादी पर हमें गर्व होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि क्या हम जाट हैं, क्या हम राजपूत हैं, क्या हम सिख हैं। आज यदि प्रश्न हमारे मन में ये उठता है तो न हम आज जाट हैं, न हम आज सिख हैं, न हम आज राजपूत हैं। हम आज सिर्फ एक भारतीय हैं, हम सिर्फ एक भारतीय हैं। हमारे, यदि हम परिप्रेक्ष्य में देखें पूरी दुनिया के, तो इंडिया को हमेशा डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, विकासशील देश। 72 साल क्रीडेंशियल क्या है? विकासशील देश। क्या 72 साल में भी हम अभी तक विकासशील देश ही रहेंगे? ये एक सोचने का मुद्दा है और हमें इस पर गहन अध्ययन करना है कि आज कम से कम इस 72वें गणतंत्र दिवस पर हम एक शपथ लें कि हमें अपने देश को विकासशील देश से शील हटाकर सिर्फ विकसित देश में इसको परिवर्तित करना है। विकसित देश, क्यों आज अमेरिका कहा जाता है कि एक विकसित देश है? क्यों कहा जाता है कि जर्मनी एक विकसित देश है? क्यों कहा जाता है कि जापान एक विकसित देश है? और भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो एक विकासशील देश। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब तक चलता रहेगा? हम लोगों ने एक मुहिम चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मई 2020 को कहा कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। यदि हम इसमें सफल हो जाते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेते हैं, तो गया वो शील और अपना देश अवश्य ही
आत्मनिर्भर बन जाएगा। आपको मालूम है कि हम लोग भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और कानपुर विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर कानपुर और आत्मनिर्भर भारत दोनों से जुड़ा हुआ है। आज हमें ये देखना है कि क्या चीज है जो हमें आत्मनिर्भर बनने से रोक रही है। हम क्या क्या चीजें आज भी आयात कर रहे हैं, कौन से वो चीनी उत्पाद हैं जो हमारी मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। क्या हम ये छोटे छोटे चाइनीज बल्ब क्या भारत में बना सकता है? कोविड के टाइम में आपने देखा कि भारत में भी कोई कोविड के केसेस कम नहीं हुए, लेकिन भारत सक्षम था, भारत इससे करीब करीब निकल आया। और वैक्सीन के मामले में आपने देख ही लिया कि भारत अग्रणीय रहा है। हर चीज में हम सक्षम हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जब एक ग्लास में आधा ग्लास पानी होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आधा ग्लास खाली है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये आधा ग्लास भरा है। यदि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज भी तो ज्यादा हैं, हमारे पास मैन पावर भी तो ज्यादा है। क्यों ना हम इनको यूटिलाइज करके अपने भारत को विकसित देश में परिवर्तित करें। मुझे पूरी आशा है कि हम सब इस दिशा में अवश्य कार्य करेंगे। हम सब एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे अपने देश को एक विकसित देश में परिवर्तित करना है। हम इस झंडे के नीचे आज खड़े हुए हैं। ये तिरंगा झंडा हमारी पहचान है। मेरी एक छोटी सी आदत है, मैं कई देशों में गई और कोई गिफ्ट ले जाने के बजाय मैं एक छोटा भारत का झंडा हमेशा अपने साथ एक निकल रखती हूं और जिससे भी मिलती हूं अपना परिचय देने के बाद उनकी टेबल पर एक वो भारत का झंडा जरूर कहीं ना कहीं खड़ा करके आती हूं। आज से हमने और आपने इंडो पोलिश हो, इंडो जापानीज हो, जहां जहां जिन कंट्री में गई और उन लोगों ने इतना पसंद किया कि एटलीस्ट जब तक मैं वहां इंस्टीट्यूट में रही वो झंडा उनकी टेबल पर अवश्य रखा रहा और उन्हें भी गर्व हुआ कि हमने एक इंडियन साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया। हम अपनी भारतीयता को फैलाएं, हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, आज हम ये जिक्र कर रहे हैं कि क्यों हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं और देश भारतीय संस्कृति की तारीफ करते हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। आज वो समय है, हम सिर्फ यदि अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके रखें, हम सिर्फ अपनी भारतीयता को कायम रखें, तो हम पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हैं। ये झंडा जो हमारी पहचान है, ये हमारी आन है, ये हमारी शान है, ये तिरंगा हमारा अरमान है और ये तिरंगा ही हमारा अभिमान है। मैं आप सभी को इस 72वें गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम अपने देश को अग्रणीय बनाएंगे। पूरी दुनिया में भारत की अलग एक पहचान होगी, हमें भारतीय होने पर गर्व होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सुरक्षा में लगे सभी गार्डों को, एनसीसी के बच्चों को, एनएसएस के बच्चों को और विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं विधिक अध्ययन संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर एएस भटनागर जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा उनका उद्बोधन के लिए। श्री भटनागर। माननीय
कुलपति महोदया, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, मेरे शिक्षक साथियों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, सुरक्षा में लगे व्यक्ति, प्रिय छात्र छात्राओं, 72वें गणतंत्र दिवस की अवसर पर आपको बधाई देते हुए मैं राष्ट्रीय ध्वज को नमन करता हूं। हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यही जानना सबसे पहले जरूरी है कि गणतंत्र है क्या। तंत्र सिस्टम है और गण एक साधारण नागरिक है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष एक साधारण नागरिक हो सकता है, वो एक वैज्ञानिक भी हो सकता है, वो एक शिक्षक भी हो सकता है, एक वो कृषक भी हो सकता है। 26 जनवरी सन 1950 को जब हमने अपना संविधान लागू किया, संविधान निर्माताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भारत ही एक ऐसा देश था उस समय जिसका अपना संविधान नहीं था। हम बहुत जरूरत में थे। आजादी हमारी प्राथमिकता थी। सन 1947 में हमने आजादी प्राप्त की और लगातार विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करके संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाया। विशालतम संविधान, मोस्ट सिस्टमेटिक एलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये संविधान ही है जिससे सभी को शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे विधायिका है। और इस संविधान को शक्ति प्राप्त होती है आपसे और हमसे। संविधान की प्रस्तावना के शुरू के 2 शब्द इसका महत्व बता देते हैं। वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम ही भारत के लोगों ने इस संविधान को एडॉप्ट किया है, लागू किया है, इसको स्वीकार किया है। यहां तक माननीय कुलपति महोदया ने अपने विश्वविद्यालय में मौलिक अधिकारों के बारे में मुझे निर्देश दिए थे कि हमारे छात्र छात्राओं को मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार है जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का समुचित व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों में सबसे विस्तृत चैप्टर दिया है। मौलिक अधिकारों में सबसे पहला मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है, जिसमें समानता का अधिकार, समता का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 14 हमें सिद्धांत देता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। एक सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया और दूसरा हमने ब्रिटेन से लिया और दोनों को मिलाकर समता का अधिकार बनाया। आर्टिकल 14 सभी लोगों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 15 से लेकर 18 तक इसके डिटेल्ड इंस्टांसेस दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 के द्वारा। और उसी में यह भी कहा गया कि किसी भी दुकान, सार्वजनिक स्थान या ऐसे विषय स्थान जो राज्य विधि से मेंटेन किए जा रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में ही महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए अनुच्छेद 15(4) में प्रोविजन दिया गया और अनुच्छेद 16 में नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से मना किया गया। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा 2 ग्राउंड और बढ़ाए गए, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इसके लिए आरक्षण का व्यवस्था अनुच्छेद 16(4) में की गई। बचे हुए 17 और 18 आर्टिकल में
टाइटल्स जो अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर या राय साहब के खिताब दिए जाते थे, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया कि किसी भी प्रकार का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने बड़ा संघर्ष किया, अनटचेबिलिटी को इसके द्वारा समाप्त किया गया कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता एक प्रकार का अपराध होगा। आर्टिकल 19 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जिसमें हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई और जिनमें से एक स्वतंत्रता राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त कर दी गई। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स अभी भी हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसका प्रयोग मैं आप कर रहा हूं, बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यहां तक कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो हमारा 4th स्टेट माना जाता है, वो भी आर्टिकल 19 बनने में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इस तरह से 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई। इन पर किस प्रकार का प्रतिबंध लग सकता है वो भी विधायिका के डिस्क्रिप्शन पर नहीं छोड़ा गया। संविधान नहीं बताया कि कहां इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। सेल्फ, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी को अपने विरुद्ध अपराधी सिद्ध करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो मजबूर किया जा सके। और इसके अलावा आर्टिकल 21 जो हमारा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है हमारा सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सन 1950 से लेकर 1978 तक मेनका गांधी के केस में ये कहा कि ये अधिकार हमारा अधिकार ही नहीं है, भौतिक अस्तित्व ही नहीं है शरीर का, बल्कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है, जिसमें हमें बहुत विस्तृत अधिकार उच्चतम न्यायालय ने किया। आर्टिकल 22 में वो सेफगार्ड्स दिए गए हैं कि अगर कोई अपराध कमिट करता है तो उसे क्या सुरक्षा या किस प्रकार से उसके अधिकार होंगे। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में बंद किया जाता है तो उसको क्या संरक्षण प्राप्त होगा। इस तरह से आर्टिकल 21, 22 के अलावा 23, 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को किसी भी कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। या इसके अलावा धर्म और स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम अपने धर्म की हमें स्वतंत्रता है, हम किसी भी प्रकार से उसका राइट टू प्रोफेस, क्योंकि शुरू में ही संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है सेकुलर, हमें कैसा एक देश बनाना है। वी दी पीपल ऑफ इंडिया डू हेयरबाय solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। इन 5 शब्दों में पूरी चीजों को प्रस्तावना में क्लियर कर दिया गया। तो इस तरह से सभी व्यक्तियों को अपने धर्म की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक स्थानों की स्वतंत्रता, या किसी भी धर्म के प्रोत्साहन के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स न लगाया जाना, या किसी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न देना, इन प्रावधानों का भी प्रोविजन संविधान में किया गया। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, और जहां तक जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनको भी अधिकार दिया गया, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों को अपना अल्पसंख्यक अपने उस कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता दी गई कि वे अपनी धार्मिक स्थापित कर सकते हैं संस्थाएं, और उसमें किसी भी प्रकार का ग्रांट देने का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहां तक इन अधिकारों के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट एक और अधिकार है, वो अधिकार है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में इन फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए एक अधिकार दिया गया, जिसमें 5 प्रकार की रिट्स के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। तो ये और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार ही नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए एक आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकार दिया गया। ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार थे। इनमें 2 विशेष बातें हैं कि हम इन अधिकारों को छोड़ नहीं सकते। राइट ऑफ वेवर नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे छोड़ नहीं सकता। और ये कुछ अधिकार साधारण नागरिकों को भी प्राप्त है, और कोई नॉन सिटीजन भी है
जैसे आर्टिकल 14 में या 21 में, उसको हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी गई है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ये हमारी कुछ स्वतंत्रताएं हैं। मैं माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार प्रयास करूंगा कि अपने विधिक अध्ययन संस्थान में हम इस प्रकार के कुछ कोर्सेज या इस तरह की विशेष लेक्चर आयोजित किए जाएं, क्योंकि आज के इस अवसर पर इतना समय ना आप सबका लेते हुए मैं यही कहूंगा कि ये हमारी मौलिक अधिकार बहुत ही संविधान निर्माताओं के द्वारा महत्वपूर्ण है। जहां तक फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में जोड़े गए 42वें संशोधन से, और जिसमें जो हमारे कर्तव्य है वो हम खुद पालन करते हैं कर्तव्यों का। और उसमें कहा गया कि हम अपने राष्ट्र ध्वज, अपने नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, अपने इन स्मारकों का आदर करें, हम अपने संविधान का पालन करें, और जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन भी महान व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया उनके आदर्शों का पालन करें। और इसी के साथ साथ हमारे देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं। हमें कभी भी राष्ट्र सुरक्षा या राष्ट्र के उसके लिए राष्ट्र के द्वारा हमारी किसी भी व्यक्ति की सेवा ली जा सकती है। ये सारे प्रावधान फंडामेंटल ड्यूटीज में दिए गए। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर को सुरक्षित करने, वन्य जीवन को सुरक्षित करने, झील, नदी, इन सब रिसोर्सेज को संरक्षित करने और उनके विषय में अपना योगदान देने का फंडामेंटल ड्यूटीज। यद्यपि मैं इस बात को मानता हूं कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अधिकार हैं तो अधिकार का कोरिलेटिव ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है, और हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तो आज के इस अवसर पर मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि हम अपने अधिकारों को तो प्रयोग करें जो हमारे निर्माताओं ने दिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें और उन कर्तव्यों का अनुशासित तरीके से, हृदय से पालन करें। और राष्ट्र को, जो राष्ट्र ध्वज है हमारा, जो हमारी शान है, उसको कभी भी उसको ऊंचा बनाए रखें और उसके जो सम्मान है उसे सुरक्षित रखेंगे। इसी निर्णय के साथ हम लोग हर वर्ष उत्साह से अपना गणतंत्र दिवस मनाएं। मैं माननीय कुलपति जी का आभारी हूं कि जो इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमने अपने विश्वविद्यालय के गेट के करीब ही अपने मौलिक अधिकारों का एक फ्लेक्सी लगाई है। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, एक बार उस मौलिक अधिकारों को ध्यान से जरूर पढ़ें और देखिए कि हमारे अधिकार के बारे में हमारे संविधान निर्माता कितने अधिक चिंतित थे। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं प्रोफेसर भटनागर की बहुत बहुत आभारी हूं और एक निवेदन उनसे और करना चाहती हूं। हमने एक बैनर तो लगाया है गेट पर, हमारे जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में उनको लाकर और बिल्कुल शॉर्ट में जो हर बच्चा पढ़ना चाहे उसको हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, जिससे कि दे बिकम फेमिलियर विद दैट। ये आपसे एक और अनुरोध है। धन्यवाद। हम सभी लोग वंदे मातरम के लिए तैयार होंगे। कृपया वंदे मातरम शुरू करें। Amen.
भारत माता की। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम संपन्न होता है। सभी बच्चों से और जो भी यहाँ पे आए हुए हैं सभी से अनुरोध है कि मिष्ठान वितरण होगा, मिष्ठान लेके ही जाइएगा। धन्यवाद सभी।